प्रिय छात्र एवं छात्रों, आज एसपीओ की इस क्लास में मैं आपको सिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ कि संदेश को किस तरीके से रिकॉर्ड करना चाहिए। रिकॉर्ड करते समय कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए, आज का ये टॉपिक है। तो आज मैं आपको इसके बारे में समझाऊंगा। संदेश को रिकॉर्ड करते समय ध्यान देने वाली कौन कौन सी बातें हैं, कौन कौन से वो तथ्य हैं, वो पॉइंट हैं जिनको हमें याद रखना है, जिससे कि संदेश रिकॉर्ड करते समय किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, कोई दिक्कत ना आए। तो इन तथ्यों पर आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। इसकी पूर्व की क्लास में हमने आपको बताया था कि संदेश पुस्तिका में किस तरीके से एंट्री की जाती है, कौन कौन से अन्य प्रारूप हैं जो एक निजी सहायक के द्वारा, आगंतुक के द्वारा जो स्वागती होता है उसके द्वारा हमको वहाँ पर भरवाने होते हैं, स्वयं भरने होते हैं। इनके बारे में हमने बताया था आपको। निजी सचिव जनसंपर्क की अधिकारी के रूप में किस तरीके से काम करता है, उसके जनसंपर्कीय कार्य कौन कौन से होते हैं, जिन पर हमने चर्चा की थी। तो आपने समझने का प्रयास किया था और किया भी होगा अच्छी तरीके से। उसका प्रारूप भी आपने अपनी उत्तर पुस्तिका में अच्छी तरीके से बना लिया होगा, उसका अभ्यास भी आप करेंगे। और आज हम आपको संदेश को रिकॉर्ड करते समय कौन कौन सी बातें ध्यान में रखते हैं, ये हम आपको बताएंगे। हमने पूर्व की क्लास में कहा था कि संदेश पुस्तिका में जो संदेश का अंकन किया जाता है, वो अंकन चाहे कोई व्यक्ति हमारी संस्था में उपस्थित हो करके वो संदेश हमको वो उपलब्ध कराता है, जानकारी हमसे लेता है या देता है, या फिर चाहे आप कॉल के माध्यम से आप संदेश रिकॉर्ड करते हो, संदेश प्राप्त करते हो, तो उन सभी का हम इसमें ध्यान रखते हैं और अच्छी तरीके से हम अपने रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं। यही निजी सचिव का कार्य होता है, इसीलिए उसकी नियुक्ति की जाती है। एक योग्य निजी सचिव का ये कार्य और उसकी जिम्मेदारी भी है कि वो प्रत्येक कार्य को बड़ी ही आसानी से, सुगमता से, अच्छी तरीके से वो किया करे और उसे करना चाहिए। तो इसमें ध्यान में रखना है कि जब भी उसको किसी की कॉल प्राप्त हो, ठीक है, जब भी निजी सचिव को किसी अन्य जगह से, अन्य स्थान से, अन्य कंपनी से कॉल प्राप्त होती है, तो वह उस व्यक्ति का नाम और उसका पता उसे अवश्य पूछना चाहिए। तो कौन सी बात आपको ध्यान में रखनी है? जब निजी सचिव को कोई कॉल प्राप्त होती है, कॉल प्राप्त होने से मतलब ये है कि कॉल जब उसे रिसीव करती है, जब कोई निजी सचिव कॉल रिसीव करता है, कॉल प्राप्त होती है, तो सर्वप्रथम उस व्यक्ति का नाम एवं पता, नाम एवं पता पूछना चाहिए। नाम एवं पता अवश्य पूछना चाहिए। पता से मतलब अभिप्राय है कि वो कहाँ से बिलोंग करता है, स्थान क्या है, उसका एड्रेस क्या है,
इसलिए पता पूछना चाहिए। और उस समय व्यक्ति कौन बात कर रहे हैं, उस समय किनसे आपकी बात हो रही है, इसलिए संदर्भ के लिए नाम की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि आपको अपने संदेश पुस्तिका में उसे अंकित करना है कि किस महोदय से बात हुई, उनका एड्रेस क्या है, ये सब हमको सबसे पहले उनसे बात करनी चाहिए। यहाँ पर हम आज आपको बता रहे हैं कि संदेश को रिकॉर्ड करते समय कौन सी बातें आपको ध्यान देनी है। तो रिकॉर्ड करने से अभिप्राय ये है कि उनको मेंटेन करना, उनको लिखना, तो कौन कौन सी बातें आपको उसमें समझनी चाहिए, उस समय पूछनी चाहिए, वो आपको सबसे पहले क्या करना है कि व्यक्ति का नाम और पता पूछना है। जब कॉल आपके पास में प्राप्त होती है, उसके संदर्भ में आपको बाद में क्या करना है कि ऐसा नहीं है कि आपके पास हमेशा सूचना प्राप्त करने के लिए, कोई सूचना देने के लिए सिर्फ कॉल आएगी। आपको भी सूचना प्राप्त करने के लिए, सूचना देने के लिए कॉल करने की जरूरत पड़ सकती है। तो संदेश पुस्तिका में जिस तरीके से हम अगर कोई कॉल प्राप्त हुई है, कॉल आई है आपके पास में, उसका रिकॉर्ड रखते हैं, उसके साथ साथ ही हम कॉल करके दूसरे को सूचनाएं देते हैं, उसका भी विवरण आपको रखना चाहिए। दूसरा क्या है, यदि आपके द्वारा भी कॉल पर सूचना दी गई है तो उसका भी विवरण अवश्य रखना चाहिए। ठीक है, इसमें आपको ये भी पता चलेगा कि आपने किस अधिकारी से बात की, कर्मचारी से बात की, किस समय बात की, ये सब आपको उसमें नोट करना है, उसमें आपको दर्शाना है और उसका भी रिकॉर्ड अपने पास रखना है। इससे ये ना हो कि सिर्फ हमने कॉल प्राप्त की है और जानकारी हमने कॉल पर किसी को दी ही नहीं है। तो ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है। जो जानकारी आप कॉल पर दे रहे हैं उसका भी आप अपने पास रिकॉर्ड रखें, किस व्यक्ति को आपने जानकारी दी है इसका भी आपको उसमें रिकॉर्ड रखना है। इसी के क्रम में जब ये दो बातें हम उसमें अंकित कर लेंगे, उसके पश्चात कि जिस समय आप दूरभाष पर बात कर रहे हैं, दूरभाष का मतलब फोन पर, टेलीफोन के माध्यम से जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, तो आप दूरभाष जिस दिन आप दूरभाष पर बात कर रहे हैं तो दूरभाष का समय एवं दिनांक अंकित करना चाहिए। कहाँ अंकित करना चाहिए? ये जो हम अपना संदेश पुस्तिका बनाते हैं उसमें आपको अंकित करना है कि किस समय आपने दूरभाष पर उस अमुक व्यक्ति से निश्चित कार्यालय में बात की, उसका दिनांक क्या था, ये भी आपको उसमें अंकित करना है। इससे ये आपको पता चलेगा, आपके अधिकारी को पता चलेगा कि जो कार्य हमने सौंपा था वो किस समय हमने दिया था ये कार्य पूर्ण करने के लिए, और उस व्यक्ति के द्वारा, निजी सचिव के द्वारा किस समय उस कार्य को किया गया है, ये भी आपको जानकारी उसमें जब आप अंकित कर देंगे तो आपके अधिकारी को पता चलेगा। उसके पश्चात में
उसके पश्चात में क्या करना है कि आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं, जिस अधिकारी से बात कर रहे हैं, उससे आपको यह जानने का प्रयास करना है कि उसका विषय क्या है, वो उसका संदर्भ क्या है। उस संदर्भ का भी आपको संक्षिप्त विवरण आपको लिख लेना है, संक्षिप्त विवरण आपको उसमें दर्शाना है अपनी पुस्तिका में। तो जब भी आपसे अमुक व्यक्ति कोई बात करता है दूरभाष के माध्यम से, तो आप उनसे वार्ता का जो संक्षिप्त विवरण है वो भी आपको लिखना है। संक्षिप्त विषय जो है वो भी आपको पता होना चाहिए। अब वार्ता का संक्षिप्त विवरण से क्या ये है, जैसे सपोज कीजिए कि आपको कोई कॉल प्राप्त होती है और वह व्यक्ति महोदय जो है वो अधिकारी से आपके वहाँ पर एक वार्ता करना चाहते हैं, मीटिंग करना चाहते हैं। तो यदि उनको अपॉइंटमेंट चाहिए निश्चित समय के लिए, तो आप उनका नाम भी पूछेंगे किस स्थान से हैं, ये भी आप उनका पता करेंगे। उसके पश्चात में वो किस संदर्भ में आप वो वार्ता करना चाहते हैं, मीटिंग का उनका क्या उद्देश्य है, वो भी अगर आप उनसे नहीं पूछेंगे तो अपने अधिकारी से आप क्या बताएंगे किस संदर्भ में कौन आपसे बात करना चाहता है। तो प्रयास ये करना है कि आप जिससे बात करें तो वार्ता का संक्षिप्त विषय जरूर आपके द्वारा लिख लिया जाना चाहिए। तो दूरभाष पर की जाने वाली वार्ता का संक्षिप्त विषय अवश्य लिखना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर दोनों कंडीशन आपकी लागू होती है। या तो कोई अपॉइंटमेंट चाहता है, उस समय भी आप वार्ता का संक्षिप्त विवरण आप उनसे पूछ लेंगे, और या फिर आपको वो फोन के माध्यम से कोई सूचना दे रहे हैं तब भी आपको संक्षिप्त विवरण अपने संदेश पुस्तिका में आपको लिखना ही होगा। तो आपको हमेशा वार्ता का संक्षिप्त विवरण पता करना चाहिए और उस पर आपको विशेष तौर से ध्यान भी आपको रखना है कि वार्ता का विवरण हमने संदेश पुस्तिका में लिखा कि नहीं लिखा, ये आपको अवश्य इस विषय पर आपको ध्यान रखना है। उसके पश्चात में कि जब आपने संदेश का जो संदेश था, जो वार्ता हुई थी, उस वार्ता का जब आपने लेखन किया तो उस लेखन करते समय आपको ये भी नोटिस करना है कि लेखन करते समय लेखन उचित तरीके से सही लिखा गया है कि नहीं लिखा गया है, कि आपने उसको इतना संक्षेप कर दिया है कि बाद में उसको पढ़ने के उपरांत ये क्लियर नहीं हो पा रहा है उस वार्ता के संदर्भ में। तो जो संदर्भ जो आप लिख रहे हैं वार्ता का, वो सही लिखा जाना चाहिए। देखेंगे कि संदेश के लेखन में यह ध्यान रखना चाहिए कि लेखन सही एवं स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, सही का मतलब ये है कि आपको उसमें ध्यान रखना है कि लिखने में कोई मिस्टेक ना हो, कि ताकि बाद में पठन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना
ना करना पड़े। और उसके उपरांत में क्या करना है, नेक्स्ट देखते हैं कि संदेश को प्राप्त करते समय आचरण पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। आचरण से अभिप्राय ये है कि जब भी आप बातचीत करें तो बातचीत करते समय जो सम्मान सूचक शब्द हैं उनका आपको प्रयोग करना है, जैसे कृपया, क्षमा कीजिए इत्यादि शब्दों का प्रयोग आपको करना है। किस तरीके से, जब भी आप बात करें तो कृपया अर्थात कृपया आप अपना नाम बताएं, और क्षमा कीजिए ये आप थोड़ा सा पुनः एक बार बताने का प्रयास करें, एक बार पुनः बता दें। इस प्रकार से आप ऐसे शब्दों का जो है वो प्रयोग करें जिससे यह प्रतीत होगा कि जिस व्यक्ति से उस पर्सन की बात हो रही है वो वास्तव में एक सभ्य है और वो एक अच्छी संस्था में वर्क करता है। ये छवि उस व्यक्ति को पता चलती है जो आपसे बात कर रहा है, जो एक निजी सचिव से बात कर रहा है। तो बात करते समय सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। दूरभाष पर वार्ता करते समय सम्मान सूचक शब्दों जैसे कृपया, क्षमा कीजिए इत्यादि का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। ठीक है, जिससे ये पता चलता है कि आप कितने शालीन हैं, कितने सभ्य हैं। तो अपनी सभ्यता को दर्शाने के लिए, अपने संस्था की छवि को उजागर करने के लिए, दूसरे की दृष्टि में लाने के लिए दूरभाष पर जब भी आप बात करें, निजी सचिव बात करें तो सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाना अनिवार्य है, उनका प्रयोग अवश्य करना चाहिए। इसके उपरांत नेक्स्ट पॉइंट पर ध्यान देंगे। संदेश प्राप्त करते समय मधुर वाणी का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, मधुर वाणी से अभिप्राय ये है कि जब भी आप किसी व्यक्ति से दूरभाष पर बात करते हैं या संदेश प्राप्त कर रहे हैं, दूरभाष पर नहीं बात कर रहे हैं, कोई आगंतुक आपके पास में आया है, आप उससे बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपको मधुर वाणी का प्रयोग करना है। ऐसा नहीं है कि आप उससे गलत तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, क्योंकि उससे हमारे संस्था, हमारे कार्यालय की जो छवि है वो धूमिल होती है। तो वहाँ पर आपको एक विशेष तौर से ध्यान रखना है कि जो वाणी है आपकी
बात करने का जो तरीका है, मिठास से अभिप्राय अगर यहाँ पर जो मेरा कहने का जो तात्पर्य ये है कि बात करते समय वाणी में एक लहजा होना चाहिए, बात करने का एक तरीका होना चाहिए बात करने का, उस तरीके से बात आपको करनी है। मधुर वाणी का मतलब यही होता है कि आप एक सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए अच्छी तरीके से मैनर में उचित ढंग से आपको बात करनी है, जिससे जो दूसरा जो व्यक्ति है जो संस्था में उपस्थित है उस पर एक प्रभाव पड़े, वो प्रभावित हो आपसे, आपके कार्यकौशल से, आपकी कला से, वो ठीक है, वो प्रभावित होना चाहिए। इस तरीके से आपको प्रयास करना है, तो मधुर वाणी का प्रयोग करना है। उसी के क्रम में अब नेक्स्ट है कि संदेश प्राप्त करते समय यह अवश्य पूछना चाहिए कि यह संदेश किसके लिए है, ठीक है। संदेश प्राप्त करते समय यह अवश्य पूछना चाहिए कि यह संदेश किस व्यक्ति के लिए है, किस व्यक्ति के लिए यह संदेश है। इससे अभिप्राय यह है कि किसी भी कार्यालय में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, बहुत सारे अधिकारी उसमें कार्य करते हैं, और जब निजी सचिव या जो हमारा जनसंपर्क अधिकारी है वो दूरसंचार पर संदेश प्राप्त करता है तो उससे पूछना चाहिए। ये दूरसंचार पर नहीं, मैंने कहा किसी आगंतुक के द्वारा संदेश प्राप्त किया जाता है तो ये अवश्य पूछना चाहिए कि जानकारी आप दे रहे हैं किसको उपलब्ध करा दी है, किसके लिए ये संदेश है, क्योंकि आपको वो जानकारी उस निश्चित अधिकारी तक आपको पहुंचानी पड़ेगी, उनके संज्ञान में आपको ये जानकारी लानी पड़ेगी। तो ये पूछना आपका फर्ज बनता है, आपका कर्तव्य है कि आप यह उस समय ज़रूर पूछ लें कि ये जो मैसेज आपके द्वारा उपलब्ध कराया गया है ये किसके लिए है। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमने किस तरीके से आपको बताया कि जो संदेश को रिकॉर्ड करेंगे, संदेश प्राप्त करेंगे, तो आपको कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है। जैसे मैंने बताया मधुर वाणी का ध्यान रखना है, संदेश किसके लिए है वो ये भी आपको ध्यान रखना है। जब वो संदेश आप दूसरे व्यक्ति को देंगे तो आप जैसे आपने संदेश पुस्तिका पर लिख लिया, उसके पश्चात आप उसे हस्ताक्षर भी करा सकते हैं, संदेश उसको प्राप्त हुआ कि नहीं, अधिकारी को प्राप्त हुआ, उस संदर्भ में आप करा सकते हैं। उसके पश्चात आप जब भी दूरसंचार पर या अमुक व्यक्ति से, उपस्थित व्यक्ति से बातचीत करें तो अनुशासन का विशेष तौर से ध्यान रखें। अनुशासित होना चाहिए, वो व्यक्ति संयमी होना चाहिए, तभी हमारे संस्था की जो छवि है वो दूसरे की दृष्टि में अच्छी होगी, उस संस्था की जो गरिमा है वो आपको बनाए रखनी है, क्योंकि आप एक अच्छी कंपनी में एक अच्छे पद पर कार्य कर रहे हैं। इसलिए आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आप जो भी वहाँ पर काम करें उससे उस संस्था की, उस कार्यालय की जो छवि है वो धूमिल नहीं होनी चाहिए। तो संदेश को प्राप्त करते समय यदि आप शालीनता से बात करेंगे, एक संयम में रह करके बात करेंगे, अनुशासन को ध्यान में रखते हुए बात करेंगे और साथ ही साथ ये सम्मान सूचक शब्दों का आप उसमें प्रयोग करेंगे, तो मुझे लगता है कि आप जिस संस्था में कार्य करेंगे उसकी जो छवि है वो एक उच्च कोटि की उत्कृष्ट होगी और वो जो जल्दी से जल्दी उसको कामयाबी अवश्य मिलेगी। क्योंकि संस्था में जितने भी
संदेश आपको प्राप्त होंगे वो किसी न किसी अन्य कंपनी से होंगे। उसकी दृष्टि में हमारी संस्था कार्यालय की जो छवि है वो अच्छी हो जाएगी और लोग उसका नाम याद रखेंगे, हमेशा उसकी चर्चा होगी। इसलिए आप हमेशा जब भी संदेश को प्राप्त करें तो शालीनता आपके अंदर अवश्य होनी चाहिए। तो आज हमने आपको यहाँ पर ये कुछ तथ्य स्पष्ट किए हैं, उनके माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है, आपने समझने का प्रयास किया होगा। और पूर्व की क्लास में हमने आपको बताया भी था कि जब भी आप संदेश को रिकॉर्ड करें, सबसे पहले आप संदेश को रिकॉर्ड करते हैं। संदेश को जब आप रिकॉर्ड करते हैं उसके पश्चात ही आप उसका संदेश पुस्तिका में अंकन करते हैं, उसको दर्शाते हैं, उसको लिखते हैं। तो जितनी जानकारी आपको संदेश पुस्तिका के लिए अनिवार्य है वो विशेष तौर से आपको पूछनी है, चाहे वो विषय हो, अधिकारी का नाम हो, अधिकारी का पद का नाम हो, अधिकारी का एड्रेस हो, या और जो वार्ता है वो किस संदर्भ में है, ये सब आपको विशेष तौर से जानकारी लेनी है। अगर आप उसमें से किसी तथ्य को छोड़ देते हैं तो हमारे संस्था का जो अधिकारी है उसकी नज़र में एक निजी सचिव और एक जनसंपर्क अधिकारी की जो छवि है थोड़ी सी धूमिल अवश्य होती है, क्योंकि एक निजी सचिव की जिम्मेदारी है कि उसके द्वारा जितना काम किया जाए वो एक जिम्मेदार पर्सन की तरीके से किया जाना चाहिए। तो ध्यान रखना एक निजी सचिव का ये कर्तव्य बनता है कि वो बड़ी सावधानी पूर्वक काम करे, बिना किसी त्रुटि से काम करे कि उसके कार्य में किसी प्रकार की कोई त्रुटि की गुंजाइश ना हो। तो इस क्लास में आपने देखा कि संदेश को रिकॉर्ड करते समय कौन कौन सी बातें ध्यान में रखी जाती हैं। कल आपके सम्मुख मैं किसी अन्य टॉपिक के साथ में उपस्थित हूँगा और आपको समझाने का प्रयास करूँगा कि किस तरीके से इसके आगे के जो विषय हैं उनको आपको पढ़ना है, किस तरीके से मेहनत करना है। तो आपके द्वारा मेरे द्वारा आपको समझाया गया उनको आपको अपने थ्योरी की एक हिसाब से आपको उसमें लिख लेना है, ताकि जब भी आपका पेपर होगा उस समय आपके लिए उपयोगी हो और आपको उन्हें बीच बीच में पढ़ते भी रहना है, जिससे आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए और आपके मार्क्स जो हैं वो अच्छे आए एग्ज़ाम में, यही हम आशा करते हैं, कामना करते हैं। तो तब तक के लिए टेक केयर, कल मिलते हैं आपसे पुनः।